देख लेता हूँ। तो हमने जो जो वैल्यू निकाली है, ये थी W अल्फा, जो कि 50 आई थी, और हमने जो कंप्यूट किया था वो W नल, और उसकी वैल्यू आई थी 35। तो जाहिर है कि ये जो इसके राइट साइड पे होता है ये रिजेक्शन रीजन होता है, रिजेक्ट एच नल। और इसके लेफ्ट साइड पे जो होगा ये नॉन रिजेक्शन रीजन होगा, डू नॉट रिजेक्ट एच नल। ठीक है, तो इसमें हम कहेंगे कि रिजेक्ट नहीं कर रहे। अब जो है, तो ये रिजेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसकी जो है वो हम ये लिखेंगे कि डू नॉट रिजेक्ट एच नल since W null, which is equal to 35, is less than W alpha, जो कि 50 है। तो इस वजह से इसकी रिजेक्ट नहीं कर रहे। और इसकी इंटरप्रिटेशन हम इस तरह से लिख देंगे कि एट दी 1% significance level, दी डेटा। अब देखें, इन्होंने जो क्वेश्चन का दिया था हमें, उसमें ये कहा था कि जो है, जो क्वेश्चन था, मैं दोबारा जो है यहाँ पे कॉपी नहीं कर रहा, सिर्फ उसको रीड कर देता हूँ। ये था कि एट दी 1% सिग्निफिकेंस लेवल, do the data provide sufficient evidence to conclude that the median age of today's US residents has increased from the 2010 median age of 37.2 years? तो ये जो था कि इंक्रीज हो गई या नहीं हो गई, तो नल हाइपोथेसिस उसमें हमारी थी म्यू इज इक्वल टू 37.2 years, और एच ए जो थी वो थी म्यू इज ग्रेटर देन 37.2 years। ये थी, ठीक है। अब म्यू नल, डब्लू नल हमारे पास 35 आया, तो इसका मतलब है कि एच नल को हम रिजेक्ट नहीं कर रहे। तो एच नल को रिजेक्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है इसको हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये ठीक है। किस पे ठीक है? 1% सिग्निफिकेंस लेवल पे ठीक है। हो सकता है कि 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे हम इसे रिजेक्ट कर दें, लेकिन 1% सिग्निफिकेंस लेवल पे इसे रिजेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम इसे 1% सिग्निफिकेंस लेवल पे रिजेक्ट नहीं कर रहे, तो फिर इसका मतलब है कि हम ये कहेंगे, ये कह रहे थे कि डू द डेटा प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट द मीडियन एज ऑफ टुडेज यूएस रेजिडेंट्स has increased from the 2010 median age of 37.2 years। तो इंक्रीज हो गई है या नहीं हुई? तो अब इसका हम जवाब लिखेंगे एट दी 1% सिग्निफिकेंस लेवल द डेटा। तो इसका मतलब है कि इंक्रीज नहीं हुई। तो ये जो कह रहे थे कि जो डेटा दिया हुआ है उसके मुताबिक क्या इंक्रीज हो गई है, ये पूछ रहे थे। तो हम ये कहेंगे कि द डेटा डू नॉट प्रोवाइड sufficient evidence to conclude that
the median age of today's US residents has increased from the 2010 median age of 37.2 years. ठीक है, the data do not provide sufficient evidence to convey data हमें, क्योंकि हमने H null को रिजेक्ट नहीं किया है, तो ये जो एक्चुअली था इसको टेस्ट करने के लिए हमने ये टेस्ट किया है, ठीक है, इसको टेस्ट किया है, लेकिन इनका जो क्लेम था, जो क्वेश्चन का क्लेम था, वो उस वक्त जो है कंसीडर किया जाता जब हमारा ये हम इसको रिजेक्ट कर देते, रिजेक्ट करते तो इसका मतलब ऑल्टरनेट इसको ले लेते, तो इस वजह से हम ये इस तरह से लिख रहे हैं। इस चीज में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, ताकि मैं फिर जो है वो आगे चलूं। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं है। चलें ठीक है, इसको ऐसा कर देंगे, आगे जो है वो देखते हैं। अच्छा, अब इसके बाद देखिए कि ये जो हमारे पास इसमें जो विल्कॉक्सन अगर साइन रैंक टेस्ट का टेबल देखें, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट का जो टेबल होता है उसमें मैक्सिमम, अच्छा दूसरी बात ये कि वो रह गई, वो पी वैल्यू अप्रोच हमने नहीं की, तो पी वैल्यू अप्रोच के लिए क्योंकि आपको बहुत ज्यादा इंटरपोलेशन की जरूरत होती है, इसमें बहुत टाइम लगता है, तो फिर हम ये करते हैं कि पी वैल्यू अप्रोच जो है वो सिर्फ या तो कैलकुलेटर से करते हैं, यानी जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेटर हो, या फिर हम ऐसा करते हैं कि वो उससे कर लेते हैं, क्या नाम है उसका, वो जो ये जो या तो स्टैटिस्टिकल टेबल से कर लेते हैं, या फिर हम जो सॉफ्टवेयर होता है उससे हम करते हैं, ठीक है। तो वैसे अगर हम इस तरह से कैलकुलेशन करो जैसे, तो उसमें पी वैल्यू अप्रोच की जरूरत नहीं होती, हम जो है क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच ही आसानी से टेबल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें मैक्सिमम एन जो है टेबल में आप देखिएगा कि 20 है, ठीक है। मैं शेयर दोबारा करता हूँ एक मरतबा, और उसमें आपको टेबल नजर आएगा, और उसमें आप देखिए कि ये 20 वैल्यू, ठीक है। तो 20 वैल्यू, लेकिन अगर एन अगर 20 से ज्यादा हो जाए तो फिर क्या करेंगे, फिर ये टेबल तो काम आपके नहीं आएगा, ठीक। तो एक्चुअली होता क्या है, हम ये करते हैं कि हमें ये बात पता है कि अगर डेटा किसी भी तरह से हो, लार्ज सैंपल हो, तो लार्ज सैंपल होने का मतलब है कि एन की वैल्यू 30 या 30 से ज्यादा हो, तो हम कहते हैं कि लार्ज सैंपल है, और उसे कंसीडर करते हैं उसी तरह से जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, क्योंकि आपने टी टेस्ट हो या जी टेस्ट हो, तो टी टेस्ट होता है या जी टेस्ट होता है, तो दोनों सूरतों में क्या होता है, टी टेस्ट या जी टेस्ट की सूरत में आप जो है वो यानी कि नॉर्मल पॉपुलेशन जो है वो अगर हमारे पास होती है तो टी टेस्ट यूज करते हैं या जी टेस्ट यूज करते हैं, डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है या नहीं है, ठीक। तो इस तरह से जो है ये काम हम जो है वो कर रहे होते हैं। अब जो है ये क्या है कि अब इसमें नॉर्मल पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास जो है वो नहीं है, और n की वैल्यू जो है वो 30 से कम है। तो अगर n की वैल्यू 30 से कम है
नॉर्मल पॉपुलेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ना तो टी टेस्ट यूज कर सकते हैं ना ही जी टेस्ट यूज कर सकते हैं। अब अगर वो नॉर्मल पॉपुलेशन जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, अगर वो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है, ठीक है, तो फिर हम ये देखते हैं कि वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होती है तो फिर हम जो है वो ये विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट यूज कर रहे होते हैं, जो कि अभी हमने जो है वो देखा है विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट का, ठीक है, सिमेट्रिक पॉपुलेशन। लेकिन सिमेट्रिक पॉपुलेशन में हमें एक फायदा होता है जो कि दूसरी जो पॉपुलेशंस होती हैं उनमें, यानी कि अगर नॉन नॉर्मल जो पॉपुलेशंस होती हैं उनके मुकाबले में जो सिमेट्रिक पॉपुलेशन होती है उसमें हमें कुछ जो है वो एडवांटेजेस होते हैं वो, ठीक है। वो एडवांटेजेस जो है वो ये होते हैं कि अगर जो है वो सिमेट्रिक पॉपुलेशन, अगर सिमेट्रिक पॉपुलेशन जो है वो 10 से ज्यादा हो जाए, उसका सैंपल जो है वो 10 से ज्यादा हो जाए, तो वो बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करने लगती है जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, ठीक है। आपने इस तरीके से पढ़ा होगा कि अगर आपके पास जो है ये है, यानी कि मीन मीन के बारे में हम बात करें ना, सैंपल मीन के बारे में जो है वो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सैंपल मीन में होता ये है कि अगर हमारे पास ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरीके सैंपल की, ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। जबकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉर्मली जो है वो ये इस तरह से बनाते हैं, शेप जो बनाते हैं नॉर्मल का, बेल शेप्ड कर्व होता है। अब हमने ये पढ़ा था कि किसी भी किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन हो, इवन ये कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लेफ्ट स्क्यूड, सॉरी ये राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर जो है लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दोनों सूरतों में n की वैल्यू अगर 30 से बढ़ जाएगी तो इनका शेप इसी तरह से हो जाएगा, यानी कि दोनों जो है वो इस चीज को जो है वो अप्रोच करेंगे लेकिन 30 से बढ़ने पर। लेकिन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में देखें ये इसी तरह से होता है, ये स्ट्रेट लाइन है, कर्व नहीं है। तो इसमें ये होता है कि अगर n की वैल्यू 10 हो जाए, ठीक है, n की वैल्यू 10 या 10 से बढ़ जाए तो इसका शेप जो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह हो जाता है, यानी कि n की वैल्यू 10 अगर हो जाती है तो इसका शेप जो है वो कुछ इस तरह से हो जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसी तरह से बिहेव करने लगता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह। तो इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू ग्रेटर देन अगर 10 हो जाए तो फिर हम ये करते हैं कि इसको जो विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट है, यानी ये जो रैंकिंग करने के बजाय हम इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही जो है सॉल्व करते हैं, जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसमें जो है वो हम जी टेस्ट और टी टेस्ट लगाते हैं। लेकिन उसमें जो है वो प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास तो यहाँ पे जो है वो रैंक्स और ये सारी चीजें होती हैं, तो फिर इसका तरीकेकार थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट होता है, यानी कि इसका जो मीन होता है वो हम जो पॉपुलेशन मीन और ये सारी चीजें वो एक दूसरे तरीके से निकालते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला जो होता है वो भी इसको निकालने का जो है वो क्या कहते हैं उसे, डिफरेंट होता है उसके मुकाबले में, जो हमने जो है जी टी टेस्ट में या जी टेस्ट में जो है वो पढ़ा था, आप लोग को याद होगा। तो इसमें हम जो है वो थोड़े से एक डिफरेंट तरीके से जो है इसको देख रहे होते हैं, ये मैं आपको अभी लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो वो हम इस तरह से लिख रहे होते हैं कि जो मीन होता है इसको हम म्यू डब्ल्यू कह देते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में सैंपल साइज n के लिए हम बात कर रहे हैं, ये होता है n टाइम्स n+1 डिवाइडेड बाई 2। एक्चुअली उसमें होता ये है कि जब आप ये वाले देख रहे होते हैं, w हमारे पास वेरिएबल होता है, क्योंकि जिसमें रैंडम वेरिएबल है वो तो w है ना, तो
तो इसमें जो W वेरिएबल होता है, तो इसमें ये होता है कि यहां तक जो है, जो W हम निकालते हैं, वो हम निकालते हैं, जो मीडियन होता है वो होता है n टाइम्स n+1/2, और ये भी n+n टाइम्स n+1/2 होता है। तो जब भी आपने देखा था Sn में से ये सम अप टू nth टर्म है, इसमें से माइनस करते हैं 1 माइनस अल्फा, यानी कि सिमेट्रिक होता है, तो राइट की वैल्यू से जब लेफ्ट की वैल्यू पे जा रहे होते हैं तो इसमें से माइनस कर देते हैं। तो जब इन दो इसका मीन लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो मतलब इस तरह से, सॉरी ये मैंने 2 लिख दिया, ये 4 होता है। ये इस तरह से 4, लेकिन ये जो हमने वो किया था ये सम अप टू nth टर्म ही होता है, उसमें से माइनस करते हैं आधी वैल्यू के लिए। लेकिन जब हम उनका मीन निकालते हैं तो फिर हमारे पास जो है ये n टाइम्स n+1/4, इसकी डेरिवेशंस हैं कि किस तरीके से ये होता है, लेकिन बहरहाल हम उसमें नहीं जा रहा। और इसके जो पॉपुलेशन है उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो हम इस तरह से बताते हैं कि n टाइम्स n+1 टाइम्स 2n+1 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। तो अगर आप देखें एक्चुअली ये क्या चीज है, ये है Sn डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या चीज है, ये स्क्वायर रूट ऑफ Sn स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। Sn स्क्वायर क्या चीज होती है, ये असल में जो है वो आपके पास है 1 + 2 + 3 till n डिवाइडेड बाई 2, और ये आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि वेरिएंस होता है तो स्क्वायर होता है इधर, तो स्क्वायर रूट फिर आप ना लगाएं, अगर यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे, ये होता है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर till n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। और आपको पता है कि इसका सम जो होता है अंदर वाले का, सिर्फ मैं ये सम लिख रहा हूँ, जो कि Sn स्क्वायर है, ये होता है n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये आपने मेरे ख्याल से इससे पहले पढ़ा होगा, यकीनन पढ़ा होगा, बल्कि मुझे तो याद आ रहा है कि शायद मैंने सीरीज वगैरह में आपको पढ़ाया होगा। सिग्मा जो है वो W होता है, ये इसका मतलब ये हुआ कि W इज approximately normally distributed for n is greater than 10, बल्कि बाज लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 भी लिखते हैं, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ठीक है। तो अब जो है अगर हम इसकी z वैल्यू कंप्यूट करते हैं, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता है, जो कि आपने वहां किसी और तरीके से देखी थी, तो यहाँ पर क्योंकि इसका मीन जो है वो आपके पास ये है n टाइम्स n+1/2, तो उसमें आपने इस तरह से देखा हो कि म्यू माइनस म्यू नल ओवर क्या कहते हैं उसे, सिग्मा, इस तरह से जो है वो आपने जो है देखा। तो यहाँ पे z कंप्यूट करते हैं w माइनस n टाइम्स n+1 डिवाइडेड बाई 4 ओवर सिग्मा जो है वो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ n × n+1 टाइम्स 2n+1 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। और ये W जो है वो तो जाहिर है कि वो जो रैंक सम जो है वो उससे आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो प्रॉब्लम हमने अभी किया है, क्योंकि n की वैल्यू इसमें 10 ही है, ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम, जो लास्ट प्रॉब्लम है, इसको
अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम के थ्रू आपको करना है, यानी ये मैं आप कह रहा हूँ कि आप क्या कहते हैं होमवर्क में जो है वो कर लीजिएगा। यानी क्या करेंगे आप, इसके लिए आपको क्या करना होगा, वही स्टेप्स करने होंगे। सबसे पहले नल हाइपोथेसिस लिखेंगे, सेकंड स्टेप में अल्फा लिखेंगे, उसी अल्फा वो 0.01 है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस जो है एच नल वही लिखेंगे कि मीन इज इक्वल टू 37.2 ईयर्स, और एच ए जो है हो जाएगा म्यू इज ग्रेटर देन 37.2 ईयर्स। और फिर उसके बाद जो है तीसरे स्टेप में W निकालेंगे। जब W आपके पास आ जाएगा तो फिर उसके बाद Z भी निकालेंगे आप, और Z निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला होगा। जब आप Z निकाल लेंगे तो जाहिर है कि फिर जो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच है तो और P वैल्यू अप्रोच है वो बड़ी आसानी से Z टेबल के थ्रू हो सकती है। तो फिर आप क्या करेंगे कि Z टेबल जो है वो यूज करेंगे, और Z टेबल से जो आपने, आप लोगों को तो Z टेस्ट सारा सबको आता है, तो वो Z टेस्ट के थ्रू जो है वो इसे करेंगे। जी ये समझ में आ रहा है आप लोगों के, मुझे बताइए। यस सर। ठीक है, इसको आप ट्राई कीजिएगा तो देखें आप आउटपुट मुझे बताइएगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर फिर हम करेंगे, ठीक है।